स्वागत है फोर्थ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप दे विच। साडी इस फोर्थ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ਨੂੰ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ है इंटरनेशनल बहुजन ऑर्गेनाइजेशन NRI, जो कि पिछले काफी समय तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ IBO NRI ਦਾ ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਫਾਊਂਡਰ ਵੇਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦਿਵਕਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ MBBS MD ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ IELTS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖੂਬ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ID ਹੈ IBONRI@yahoo.com, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ IBONRI@yahoo.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀਪਾਂਕਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀਪਾਂਕਰ ਜੀ, सर अनम्यूट करो पहला जी, अनम्यूट करो अपना फोन। आप सुनाई दे रहा है जी? हाँ जी, डॉक्टर दीपंकर जी बोलिएगा। सर अनम्यूट करो फोन, थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी। डॉक्टर राहुल जी अनम्यूट करो जी। अनम्यूट कर दिया, आपको सुनाई दे रहा है जी? अभी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर, प्लीज स्टार्ट। अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। और जय भीम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूछना है बच्चों से कि मुझे हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में? हिंदी में ही चलेगा। हिंदी में ठीक है जी। अच्छा हाँ जी सर, हिंदी में बात कीजिए आप। अच्छा, और बच्चों की तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं, कोई ग्रुप बैठा है या अकेली बच्ची मुझे नजर आ रही है? हरप्रीत कौर, और भी बच्चे हैं? बच्चे मोस्टली ऑडियो के ऊपर हैं। बच्चों से मेरी बेनती है कि वो अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर लें प्लीज। हाँ, हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा सबके चेहरे बच्चे देख के। अपनी वीडियो ऑन कर लें। और जो नहीं कर सकते हैं वो ऑडियो पे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है जी। अच्छा, शुरू करें सर। जी, मेरा नाम राहुल दीपांकर, मैं ऊंचा गांव बुलंदशहर UP में पैदा हुआ था और
हाई स्कूल करने के बाद बुलंदशहर से इंटर किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी में दाखिला लिया, लेकिन उसी साल मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया और 75 में मैं डॉक्टर बना। फिर दिल्ली में मेडिकल ऑफिसर बना। उन्हीं दिनों मैंने आईएएस के लिए अप्लाई कर दिया था और 79 में मैंने आईएएस भी पास कर लिया। लेकिन 1980 में 79 में मेरी शादी हुई और हम दोनों मियाँ बीवी ने तय किया कि हमको अमेरिका जाना है। तो जुलाई 1980 में मैं शिकागो आया और जुलाई 81 से 84 तक रेजिडेंसी फिर दोबारा की और 84 से अब तक मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। और यहाँ मेरे दो बेटे हैं, दोनों 30s में हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। अभी पोते पोतियों का इंतजार है। और बाकी मेरा हमेशा शिक्षा में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ करना चाहता था। डॉक्टर राजवीर सिंह जी हमारे गांव के, पड़ोस के गांव के हैं, इनको सब अंदर बाहर सब मालूम है। तो मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता था। तो 1997 में हमने ये गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज खोला, जो 6वीं 7वीं 8वीं से शुरू किया था। अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से 600 बच्चियां हैं और ये 23rd ईयर है स्कूल की। तो गर्ल्स की एजुकेशन पे मैं सबसे ज़्यादा काम किया है और करना चाहता हूँ आगे भी। और मुझे इस बात का एक्साइटमेंट है कि सब बच्चे इंस्पायर्ड हैं बात करने के लिए, आगे की सोचने के लिए, क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे आगे कुछ नहीं कर सकते। सपने पहले, उसके बाद प्लान, उसके बाद एफर्ट। पहले सपना सोचना जरूरी है कि मुझे कुछ करना है, बनना ही नहीं, कुछ करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, जो भी कुछ है, कुछ करना है। कैसे करना है उसके बाद सोचना है और उसके लिए तैयार होकर कदम उठाने हैं। और जितने भी सारे कदम उठाने हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो पहल है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। तो मैं बच्चों से भी सुनना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग इसको इंटरैक्टिव करें कि हम उनके दिल की बात सुन सकें। क्योंकि मैं यूपी का हूँ, मैं ऑटोमेटिकली मैं नहीं समझना चाहता कि बच्चे क्या सोच रहे हैं और हमको देश छोड़े इतने दिन हो गए, क्या हालात हैं, क्या उनकी मुसीबतें हैं और कैसी रुकावटें वो भुगतते हैं रोजाना। इन सब चीज़ों का खुलासा होना उन्हीं के मुंह से ज़रूरी है, जिससे कि हम बातचीत कर सकें। क्योंकि दुनिया की तरह इंडिया भी बदल रहा है रोजाना और सब समाजों की तरह हमारा समाज भी बदल रहा है रोजाना। तो और पूरी दुनिया की इकोनॉमी की तरह हमारी इकोनॉमी इंडिया में भी बदल रही है। शिक्षा की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो भी बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। तो आजकल बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, उनको क्या रुकावटें सामने आ रही हैं और कैसे हम उनको अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा हमारे सामने ये था, हमने ये किया, तुम्हारे सामने ये है, हमारा ये सजेशन है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करके मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ मिलके और एक खिड़की की तरफ बाहर देखना चाहता हूँ, जिससे पंजाब के बच्चे जो इस मीटिंग में शामिल हैं वो क्या सोच रहे हैं और किस विषयों पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। हमारी बात नहीं है, उनकी बात होनी चाहिए कि उनके लिए कौन से विषय इंपॉर्टेंट हैं और उनमें हम कैसे उनका हाथ बटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब बच्चों से मेरी विनती है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, डॉक्टर दीपांकर से अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज अपनी बात करें। डॉक्टर हेलो। दीपांकर जी, जी आप लोग बता सकते हैं कि कैसे यूएस में जो एमबीबीएस बच्चे कर चुके हैं वो कैसे एंटर हो, और उसको की करने का है, जहाँ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, और वो कैसे आ सकते हैं बीएससी उसको नर्सिंग रिगार्डिंग जी। थोड़ा बताएं। देखिए सर, ये जैसे बच्चों ने बीएससी नर्सिंग की है उनके लिए क्या स्कोप है सर? जी जैसे बच्चों ने बीएससी नर्सिंग की है उनके लिए जी अगर कोई स्कोप है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जरूर। देखिए 1980 से लेके अब तक मैंने तरह तरह की तरंग आती जाती देखी है। पॉलिटिक्स बदलती है और यहाँ का जो सिस्टम है वो हमारे लिए इसलिए नहीं खुलता है कि हमसे प्यार है, हमारे लिए इसलिए खुलता है कि जब उनको जरूरत होती है तो बाहर के लोगों को वो इनवाइट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इस वक्त बहुत जरूरत है नर्सिस की, लेकिन पॉलिटिक्स बीच में आ गई है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन को कितना टाइट बल्कि पूरा बंद कर रखा है। इस वक्त जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि जो लोग सिटीजन और बाहर रह रहे हैं, ये पैंडेमिक की वजह से उनको बोल रहे हैं उनको हम अंदर नहीं आने देंगे। सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी जो हमारा H1B वीजा था, जो प्रोफेशनल्स को यहाँ दिया जाता था लिमिटेड टाइम के लिए अपना और अपने परिवार को यहाँ रहने के लिए, वो बंद कर रखा है। जितना कोटा था उसको बहुत कम कर दिया है इंडिया से, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हर 4 या 8 साल में बदल जाती है और कभी पॉजिटिव वेव आती है, कभी नेगेटिव वेव आती है। फॉर एग्जाम्पल 1975 में यहाँ से 70s में और अर्ली 70s में इतनी कमी थी कि लोग रिसीव करने एयरपोर्ट पे आया करते थे डॉक्टरों को। अब यहाँ पे हर एक की सामने अड़ंगा लगा देते हैं कि तुम्हारी ये कमी है, तुम इसलिए नहीं आ सकते, उसलिए नहीं आ सकते। लेकिन पॉजिटिव बात ये है, ये मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि पूरी तरह एजुकेशन करके हर एक जैसे नर्सिंग है, मेडिसिन में है, उनमें सब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। हर एक चीज का यहाँ पे एक बोर्ड होता है और वो बोर्ड की इंफॉर्मेशन सब गूगल में, कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो उनका जो सिस्टम है, उनके मुताबिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस के लिए हमारे जितने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये सब बदलने वाला है। जब प्रेसिडेंट बदल जाएगा, रिपब्लिकन की बजाय डेमोक्रेट आ जाएंगे, इमिग्रेशन बदलने वाला है। तो मेरी उम्मीद ये है कि पॉजिटिव होगा 2 वजह से। एक तो पॉलिटिक्स बदल जाएगी, दूसरा यहाँ पे जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन और बीमारों की पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से काफी भारी रहती है। क्योंकि बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं, काफी नर्स हैं, उसके बावजूद भी सेवा सर्विसेज की इतनी जरूरत है कि फिर भी कमी महसूस होती है। जैसे यहाँ पे रूरल इलाका है, आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, टेक्सास में करीब 200-250 काउंटीज हैं, उनमें से 36 काउंटी में कोई डॉक्टर नहीं है। वो इसलिए नहीं कि काउंटी साइज में तो बड़ी है, लेकिन वहां पे रहने वाले जो गांव हैं, छोटे छोटी कम्युनिटीज हैं, वो इतनी छोटी हैं, ना तो वो कहीं कोई वहां रहना चाहता है और ना कोई एक कम्युनिटी पूरे डॉक्टर को सपोर्ट कर सकती है। तो लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लेन से जगह जगह क्लिनिक खोल के और वहां पे विजिट करने जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरत है, जैसे यहाँ पे शहर है, न्यूयॉर्क है,
न्यूयॉर्क में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जो लोग पब्लिक एड पर रहते हैं, वहां पे डॉक्टर ढूंढने में नहीं मिलता है, 1 महीने में भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे लोग मालदार रहते हैं, जहाँ पे वेल ऑफ रहते हैं, वहां पे एक ही दिन में अपॉइंटमेंट, बगैर अपॉइंटमेंट के भी चले जाओ तो डॉक्टर मिल जाता है। तो यहाँ की जरूरतें हैं और उन जरूरतों की पूरी करने के लिए यहाँ पे समय बदलेगा, पॉलिटिक्स भी बदलेगी और इमिग्रेशन खुलेगा। तो मैं जो भी सुन रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोजाना उस तरफ प्लान करके किस तरह तैयार होना है, कौन कौन से अपने सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज हमको सीखनी है, और बोलने चालने में अंग्रेजी में बिल्कुल एकदम टॉप क्लास रहना है। क्यों पे पूरा अंग्रेजी, यहाँ पे जितना भी नॉन दलित जो जिनको गंदी अपर कास्ट हम लोग बोलते हैं, उनके जितने भी आए वो सब अंग्रेजी और पढ़ाई की वजह से यहाँ पढ़े हुए हैं, और सब अपने लोगों को बुला के ले आए। गुजरात से तो बगैर पढ़े लिखे भी यहाँ आ गए हैं, वो परिवार की वजह से आ गए हैं। लेकिन परिवार को आप जब ही ला सकते हो जब पहले आप आ जाओ, तो वो सब भी होगा। मेरा जो कंक्लूजन ये है कि हर एक नर्सिंग में, मेडिसिन में, जैसे मेडिसिन में USMLE एग्जामिनेशन होता है, उसकी तैयारियां रोजाना करते रहिए। अब कब आपको मौका मिलेगा, कब यहाँ आने के लिए, कब यहाँ इम्तिहान देने के लिए मौका मिलेगा, उसका इंतजार करना है। लेकिन USMLE की किताबें दिल्ली में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में मिल जाएंगी। किस तरह से तैयार रहना है, पुराने जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं, ऐसी चीजों की तैयारियां रोजाना करते रहना चाहिए। ये मेरी सलाह है। और वक्त बदलेगा और यहाँ पे इमिग्रेशन भी खुलेगा, और जो बच्चे टॉप में होंगे उनका फ्यूचर भी बड़ा उज्जवल होगा। धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो पूछ सकता। और मैं पंजाबी शक्लें सुन लेता हूँ और समझ लेता हूँ, तो पंजाबी में सवाल करना है तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में करना है तो कोई बात नहीं। नहीं है नहीं किसी का सर। बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल दीपांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमूल्य जानकारी बच्चों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये मीटिंग करने के लिए। और सर बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर राजवीर सिंह। बहुत अच्छा। डॉक्टर राजवीर सिंह जी फ्रॉम USA, बच्चों को जानकारी प्रोवाइड करें। डॉक्टर राजवीर सिंह जी फ्रॉम USA। हाँ जी सर, अनम्यूट करो जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आवाज मेरी आ रही है। तो मैं तो वैसे पिछली मीटिंग में काफी सारी चीजें बता चुका हूँ, और नहीं सर, कोई अगर क्वेश्चन रह गए हो तो फिर। आज बच्चे काफी नए जुड़े हैं जी आज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, जैसे हमारे ऑनरेबल डॉक्टर राहुल दीपांकर जी ने बताया ना, तो वैसे ही बच्चों को इंटरनेट पे जाके जो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ की, जैसे मान लीजिए मेडिकल की डिग्री है, किसी ने MBBS किया है, तो उसको USMLE के एग्जाम पास करने होते हैं। USMLE की स्टेप होती हैं, तो उसके थ्रू यहाँ पर आते हैं। और एक तरीका ये है, अगर MBBS आपने किया है तो एक तो आप डायरेक्ट ही मेडिकल में आ सकते हैं, सीधे मेडिकल की तरफ एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने MBBS किया है तो आप किसी रिसर्च लैब के साथ, जो साइंटिफिक या बायोमेडिकल रिसर्च होती है, उसके साथ आप अटैच होकर और आप फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में आ सकते हैं। तो आप 1 या 2 साल वो आपको सिर्फ एंट्री के लिए हैं कि आपने मान लीजिए PGI चंडीगढ़ में आप किसी रिसर्च लैब में जुड़े हुए हैं,
वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उन पब्लिकेशन के बेस पे आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर USMLE की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के डॉक्टर हैं। एक तो वो हैं जो क्लिनिशियन हैं, दूसरे वो हैं कि अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर पेशेंट ही नहीं देखते बल्कि प्रोफेसर्स भी होते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो फार्मेसी है, जो बी फार्मा बैकग्राउंड है, कनाडा में तो इंडिया की डिग्री अभी वैलिड है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने 2001 के बाद में बाहर वालों को फार्मेसी की डिग्री ये नहीं लेते। अब अगर किसी को फार्मेसी बैकग्राउंड में जाना है तो उनको यूएस की ही डिग्री चाहिए, लेकिन कनाडा में इंडिया की जो डिग्री है वो वैलिड है। और जो भी बी फार्मा या बैचलर इन फार्मेसी किए हुए लोग होते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा उनको पैकेज मिलता है। कनाडा में भी जो अगर स्टार्टिंग है, जो सैलरी है वो $125,000 एनुअल के अराउंड होती है। मतलब अगर आप फार्मासिस्ट मतलब अप्रूव हो जाते हैं यहाँ पर तो $125,000 एनुअल। अगर यूएस में तो वैलिड ही नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई बी फार्मा है इंडिया से और वो यूएस में ही आना चाहता है तो फिर वो यहाँ पर एम फार्मा और एम फार्मा के बाद वो पीएचडी कर सकता है। मतलब अब वो रिसर्च में आ सकता है, यहाँ पर प्रोफेसर बन सकता है वो फार्मेसी के कॉलेज में। और वो खुद मतलब फार्मासिस्ट नहीं है, बट ही कैन टीच फार्मेसी पीपल, तो उसके लिए बहुत स्कोप है। और अगर वो फार्मेसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता है तो वो फार्मेसी के बाद वो एमबीए कर सकता है। तो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये बहुत सारे सब्जेक्ट खुलते हैं, क्योंकि इस कंट्री में हर सब्जेक्ट का, जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं इस कंट्री में, हर सब्जेक्ट की 100 से भी ज्यादा लाइन खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे एक फील्ड से दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड। अभी जैसे कंप्यूटर में देखेंगे आप तो हम जस्ट सिंपल कहते हैं कि कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर के यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह से अगर एमबीए की डिग्री है तो एमबीए की डिग्री जस्ट एमबीए की डिग्री नहीं है, एमबीए की डिग्री के यहाँ पे 25 से भी ज्यादा है, कम से कम 30 या 35 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। अगर कोई मंदिर में बैठना चाह रहा हो, भगवान का बिजनेस अगर चलाना हो किसी को, गॉड बिजनेस, तो गॉड बिजनेस में भी यहाँ एमबीए इन रिलीजियस स्टडी होता है, समझे। तो यहाँ गॉड बिजनेस में भी एमबीए है। तो यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी लाइन खुल जाती हैं। तो कनाडा के लिए वैलिड है डिग्री और फार्मेसी की, और मेडिकल की डिग्री तो यहाँ की वैलिड है। मतलब इंडिया से भी अगर आपने एमबीबीएस किया है तो वैलिड है। तो पिछले जो बार मैंने बताया था आपको कि इस कंट्री में इंडिया की सिर्फ डिग्री से मतलब है। इनको कोई पता नहीं है कि मेरठ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ है, या पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ है, या ये जो निरी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए, समझे। तो अगर कोई ये डिस्करेज हो जाए कि नहीं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा तो मेरा कुछ नहीं होगा, या मुझे तो पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं मिला, मैं तो भटिंडा मेडिकल कॉलेज से हूं तो मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ है, या यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ कहाँ है, या संजय गांधी एसपीजीआई कहाँ है। इनको सिर्फ डिग्री से मतलब है, डिग्री और आपकी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। अगर आप इंग्लिश जानते हैं ना तो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया की किसी भी, चाहे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटी हो ना, माखनलाल चतुर्वेदी या कोई चतुर्वेदी, इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिग्री हो और इंग्लिश हो आपके पास में, और आपकी एंट्री इस कंट्री में हो सकती है, समझे। तो ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट जो एडमिशन की होती है 6 या 7 क्राइटेरिया ये एडमिशन में यहाँ देखते हैं। यहाँ खाली परसेंटेज नहीं चलती, परसेंटेज एक क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ की साइनॉप्सिस है कि आप क्या करना चाहते हैं।
तो इस कंट्री में इनको बड़े आइडिया पसंद होते हैं कि भाई आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप बड़े से बड़ा मतलब जो भी लॉन्च कर सकते हैं, बड़े से बड़ा सोच सकते हैं, वो करिए यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है और वहां पर मैंने बच्चों से पूछा कि आपका एडमिशन ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए में कैसे हुआ है। तो किसी लड़की ने बोला, मैं जो राजस्थान की माइग्रेंट लेबर है ना, जो ये मजदूर लोग आते हैं बिहार से या राजस्थान से, उनकी माइग्रेंट लेबर पे काम कर रही थी। तो मेरा जो है नहीं एनजीओ में काम करती थी, मैंने वो अपनी साइनॉप्सिस में लिखा कि भाई माइग्रेंट लेबर की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मेरे को हार्वर्ड वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप जानते होंगे कि उसने क्या लिखा होगा। उसने छोटी सी चीज को बहुत बड़ी चीज पेश किया होगा कि उसने 100 मजदूरों पे काम किया नहीं होगा, लेकिन उसने 100,000 मजदूर दिखाए होंगे कि देखो मैंने 100,000 मजदूर का डेटा लिया, ये किया, वो किया, और ये बड़ा बड़ा इनको दिखाते हैं। जैसे कि एक और बच्चे से पूछा कि भाई आपका एमबीए में कैसे हुआ हार्वर्ड में, तो उसने कहा नहीं, मैं करण जौहर की जो मूवी प्रोडक्शन होता है ना, मैं उसका कार्यभार देख रहा था और मैंने तो वहां पे 5 या 10 करोड़ का उसका बजट संभाला। क्या उसने रियली संभाला होगा? नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, समझे। तो अपनी साइनॉप्सिस में बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसी तरह एक और बंदे का मैं नाम बताता हूँ, येल में प्रोफेसर है। तो वो बंदे के जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वो बंदा लिख रहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजे बालकृष्णन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजे बालकृष्णन का एडवाइजर रहा हूं। मतलब वो स्टूडेंट है लेकिन अपनी साइनॉप्सिस में लिख रहा है कि केजे बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो रहा है। तो इस कंट्री में लोग इतना बड़ा फेंकने की कोशिश करते हैं, खूब बड़ा, और इनको वही चीज यहाँ पसंद आती है। इनको बड़ा, हर चीज बड़ा चाहिए, बड़े आइडिया, बिग थिंग्स, बिग बिग बिग। तो ये एक इस कंट्री की एक अपनी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो कोई क्वेश्चन बताइए, कोई भी मतलब सब्जेक्ट में। तो और दूसरी चीज ये है कि जो ये एजुकेशन का जो तरीका है, ये एजुकेशन का जो रास्ता है ना, ये रास्ता पूरी दुनिया में एंट्री करने के लिए, भारत छोड़ने के लिए एजुकेशन का रास्ता बहुत ही आसान रास्ता है, जिसके बल पे आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। ये मैं नहीं, मतलब बाबा साहब को भी आपने देखा, उधर आइंस्टाइन को आपने देखा कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन है, आप जानते हैं कि आप अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं नॉलेज की, वो ही मतलब आपको आगे लेके जाएगा। जैसे कि मैं आपको हार्वर्ड की फिलॉसफी बताता हूँ यूनिवर्सिटी की, क्या है कि हार्वर्ड में वो इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, जैसा मैंने सुना है कि उनके प्रोडक्ट पे $1, मतलब उसकी R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $1, लेकिन उसकी मार्केटिंग में $99 वो खर्च कर देंगे। तो हर जगह पर वो ऐसा दिखा देंगे कि सिर्फ हार्वर्ड हार्वर्ड हार्वर्ड, कि सब कुछ हार्वर्ड है, समझे। तो बेसिकली मार्केटिंग है ये सारी की सारी जो, और जो मार्केटिंग होती है तो जो टैलेंट्स है वो ऑटोमेटिकली वहां पे मूव होने लगता है कि भाई हार्वर्ड कोई बहुत बड़ी चीज है, चलो भाई हार्वर्ड ही चलते हैं, हार्वर्ड ही चलते हैं, हार्वर्ड ही चलते हैं। तो बेसिकली ये इन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में हार्वर्ड का ये अपना एक वो है। और मैं तो जितने भी हमारे अपने जान पहचान के बच्चे हैं या जो भी अपने मेरे संपर्क में आता है, मैं उनको यही कहता हूं कि इस कंट्री में आप पढ़ने के लिए आते हो या आप पोस्ट डॉक करने के लिए आते हो या पीएचडी करने के लिए आते हो, आपको काम चाहे छोटी यूनिवर्सिटी हो या बड़ी यूनिवर्सिटी हो, आपके पास में टाइम उतना ही है, आपके पास में उतने ही 8 घंटे हैं डेली के काम करने वाले। क्यों ना आप किसी फेमस यूनिवर्सिटी में जाओ। अगर आपको नौकरी भी करनी है तो किसी बड़े टाउन के अंदर करो, अगर आपको एजुकेशन भी लेनी है तो आपका जो डेस्टिनेशन है ना, वो यहाँ की हार्वर्ड में होना चाहिए या MIT के अंदर होना चाहिए या येल में होना चाहिए। तभी आपको ये प्रूव करोगे कि अगर हमें मौके मिले, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम हार्वर्ड जैसी जगह पे भी जा सकते हैं, अगर हमें मौके मिले तो हम येल में भी जा सकते हैं। लेकिन हमें तो मौके ही नहीं मिलते ना। हमें तो वहीं पे, जब हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल लिए जाते हैं इंडिया में, तो प्रैक्टिकल में हमारे सरनेम देखे जाते हैं। सरनेम देखे जाते हैं कि भाई इसकी जो पीछे सरनेम लगा हुआ, जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है
प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, तो वो सरनेम देखता है, या जो इंटरनल एग्जामिनर होता है कॉलेज का, वो लिस्ट दे देता है स्टूडेंट की, और वो लिस्ट में ये देखता है कि किस बच्चे का के नाम के पीछे कौन सा सरनेम लगा हुआ है, या उसके पिताजी का नाम क्या है, और उससे वो नंबर देता है। ना कि वो नंबर ये देता है कि आपने क्वेश्चन क्या बोला है, आपने क्या आंसर दिया है। वो उनका आंसर नहीं है, उनका आंसर ये है कि आपके नाम के पीछे आपका सरनेम क्या लगा हुआ है। इंटेंशनली मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी आपको स्टोरी बताता हूं अंदर की, कि जो हमारे बच्चे होते हैं जो वहां पे पढ़ते हैं ना, जो एमएससी करते हैं, उनकी वो फर्स्ट क्लास नहीं बनने देते, उनके 2 नंबर कम छोड़ देंगे 60% में, वो उनके 3 नंबर कम छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये पता है अगर ये फर्स्ट क्लास हो गया यहां से, या फर्स्ट क्लास इसकी डिग्री मिल गई, तो ये हमारे यहाँ पर फैकल्टी बन जाएगा। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई शेड्यूल कास्ट का या लोअर कम्युनिटी का बंदा पढ़ने लिखने के बाद उनके बराबर में बैठे, उससे पहले ही काट दो। आपको याद होगा जो सीताराम जी, रवि महेश जी की हमारी एज में 5वीं क्लास में भी बोर्ड हुआ करता था, 8वीं क्लास में बोर्ड हुआ करता था, 10वीं क्लास में बोर्ड होता था, 12th क्लास में बोर्ड होता था, तो हमारे लोगों को तो पहले ही खत्म कर दिए जाते थे। एक एक पता चला एक गांव में 20 बच्चों ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, उसमें से 1 पास हुआ है, 2 पास हुए, इतना ज्यादा वो ड्रॉप आउट करते थे। सोचिए, तो आगे बढ़ने ही नहीं देते थे लोगों को। वो तो अब मौके मिले हैं कि अब उनके हाथ में नहीं है, तो अब कोई अगर पढ़ना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है तो अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि कोई किसी को कितना ही भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि इंटरनेट ने दुकान बंद कर दी है, जो ज्ञान की दुकान थी ना वो पूरी को सबको ओपन हो गई। अब हर आदमी को पता है कि अमेरिका कैसे आया जा सकता है, हर आदमी को पता है कनाडा कैसे आया जा सकता है। गूगल पे आप जाओगे, गूगल बहुत बड़ा गुरु है, गूगल में कोई भी वर्ड आप मुंह से टाइप करोगे आपको हर वर्ड का एक आंसर मिलेगा वहां पर। सोचिए। तो और कुछ सर हाँ जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चे ने पूछा है। हाँ जी। आफ्टर +2 नॉन मेडिकल, इज देयर एनी स्कोप इन यूएसए और कनाडा? हाँ, नॉन मेडिकल में ये डिपेंड करता है कि आपके पास डिग्री क्या है। अगर आपके पास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या आपके पास में और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं, वो डिपेंड्स करता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने लोग तो ह्यूमैनिटीज में नहीं है, बहुत ही कम है अपने लोग तो। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे एलाइट वाले हैं, जो अभी डॉक्टर राहुल दीपांकर ने बताया कि जिनको अंग्रेजी आती है, जिनको अंग्रेजी आती है, भले ही वो संस्कृत भी जानते हैं, वो यहाँ पर हैं बहुत सारे, पता है। क्योंकि भले ही तुम पे हिंदी में तुमने मास्टर किया हो, लेकिन इंग्लिश आना आपका जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आपकी एजुकेशन कोई भी चल जाएगी। आपकी हिस्ट्री भी अगर आप पढ़े ना, अगर अंडर ग्रेजुएशन हिस्ट्री में भी किया है और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे पीएचडी में एंट्री कर सकते हैं, आप यहाँ पे एमफिल पीएचडी में एंट्री कर सकते हैं, फिर यहाँ पे प्रोफेसर आप बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपने लोग हैं, अपने बच्चे भी आ गए हैं। जैसे देखिए जयश्री कामले है, तो वो इंग्लिश में यहाँ पे प्रोफेसर है। शैलेजा पाइक हैं, वो हिस्ट्री की यहाँ प्रोफेसर हैं। एक और यहाँ पे ललित खंडारे है, वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क में प्रोफेसर है। और यहाँ पे बहुत सारे, मैं मतलब नाम गिनाता जाऊंगा तो आपको कम से कम 20-25 मतलब वो निकलेंगे जो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं जो यहाँ प्रोफेसर्स हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सपोज कीजिए आप अगर आर्ट साइड के हैं और आपकी शादी, आप हस्बैंड वाइफ में से कोई दूसरा एक साइंस बैकग्राउंड का है, तो वो साइंस के थ्रू एंट्री यहाँ पर कर सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज होती है। सोचिए। क्योंकि यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए किसी की वाइफ अगर पीएचडी कर रही है साइंसेस में, तो वो पीएचडी करके इधर आ गई, और इधर आने के बाद में हस्बैंड अगर आर्ट साइड में है तो वो फिर यहाँ पे कुछ और कोर्स कर सकता है ना, तो उसके थ्रू यहाँ पर वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर एमबीए कर सकता है या आगे फिर एमफिल पीएचडी कर सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का यहाँ बहुत भारी स्कोप है। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, वर्ल्ड लेवल पे स्कोप है इकोनॉमिक्स का।
तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। Sir, is there any possibility after BSc nursing? या बीएससी नर्सिंग की, देखो डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीएससी नर्सिंग के बाद वो मास्टर करने के लिए आए हैं यहाँ पर, मास्टर में एंट्री करें तो मास्टर के बाद में, और उसके बाद में वो फिर यहाँ नर्सिंग के कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं सीधे, और अगर वो नहीं करना तो डायरेक्ट फिर प्रैक्टिस में जा सकते हैं। क्योंकि अर्लियर आपने सुना होगा, आपसे 20 ईयर पहले एक यहाँ स्लोगन होता था, इंडिया इज फेमस फॉर व्हाट। तो कहते थे इंडिया इज फेमस फॉर 3 थिंग्स, मतलब 4 थिंग्स। इंडिया फेमस फॉर नर्सेस, फॉर ताजमहल, पुअर एंड गांधी। देयर से 4 थिंग्स, इंडिया फेमस फॉर गांधी, नर्सिंग, ताजमहल। सो नर्सेस यहाँ की बहुत मतलब एक्सपोर्ट होता था। ओके सर, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। हाँ, अब तो दूसरी चीज है, जो ये रास्ता है ना एमफिल पीएचडी वाला, जो पीएचडी वाला जो रास्ता है ये बड़ा सिंपल है इस कंट्री में एंट्री के लिए, लेकिन बरसते बात यह है कि वहां पे कोई पीएचडी कराने वाला हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो 90% जो प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ में आप पीएचडी करोगे वो अपने नहीं है बेसिकली, क्योंकि वहां पे जो रिजर्वेशन हुआ है वो 99 के बाद में हुआ है, और फिर वहां पे नंबर ऑफ पीएचडी अपने लोग है नहीं। जब अपने लोग नहीं है तो हमारे लोग किन लोगों के साथ पीएचडी करें, और फिर हमारे लोग जो पीएचडी कर भी लेते हैं तो फिर दूसरों के साथ तो उनको रेफरेंस लेटर नहीं मिलते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। और फिर जो हमारे लोगों के हर एक यूनिवर्सिटी में, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह पर ये हाल है कि जो हमारे लोग पीएचडी की डिग्री में इनरोल है ना, वहां पे जिन्होंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उनको जो उनके बॉसेस है ना वो उनको काम नहीं कराते, उनके 7 साल 8 साल 5 साल उनके वेस्ट कराते रहते हैं वहां पे। उनकी लाइफ का जो प्राइम टाइम होता है ना उसको वेस्ट कराते हैं। क्योंकि मैं भी लोगों के बड़े टच में रहता हूं बच्चों के, तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मनी है ना वो हमारे लोगों पे खर्च नहीं करना चाहते, वहां पर वो खर्च वहां अपने लोगों पे करना चाहते हैं। अगर कोई हमारा बंदा अगर पीएचडी में एनरोल है और वो ये कहता है कि सर क्या मैं ये केमिकल खरीद लूं, तो वो उसको उस केमिकल खरीदने के लिए मना करेगा। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा बंदा है ना, अगर वो उससे ये कहता है कि ये केमिकल खरीद लूं तो वो उसके लिए अलाउ करेगा। तो ये तरीका है। तो बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज हैं कि जो भी हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं वहां पे, या जो भी आ रहे हैं, वो ये सोचिए कि लोहे के चने चबा के मतलब आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं उनकी, क्योंकि जो इंटरव्यू भी होते हैं ना इंडिया में, जो सिलेक्शन कमेटी होती है आईआईटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां पे 99% जो एक्सपर्ट होते हैं इंटरव्यू के या सिलेक्शन कमेटी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बस एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। जब उनकी अपनी कम्युनिटी का बंदा इंटरव्यू में आता है तो वो उसके इंटरव्यू को सपोर्ट करते हैं, उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें लगता है कि ये उनकी अपनी कम्युनिटी का नहीं है तो उसका वो इंटरव्यू तक भी बिगड़वा देते हैं। उससे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि उसको ये दिखा देंगे कि तेरे पे कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को वहां सर्च कर लो और किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाओ और उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जाओ और वेबसाइट में एक एक प्रोफेसर के नाम को क्लिक करो और नाम को क्लिक करने से आप ये देखो कि उसमें कितने कौन कौन लोग हैं। तो आपको शायद ये एक आध कोई ओबीसी का बैकवर्ड कम्युनिटी का मिलेगा, वरना एक कोई धूला भटका कोई एससी मिलेगा। लेकिन एससी में भी वो ये देखेंगे, अगर उन्हें किसी रिजर्वेशन देना है ना किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे को, तो उसमें भी वो ये देखेंगे कि उसकी शकल है ना वो उबड़ खाबड़ होनी चाहिए, ताकि वो डिपार्टमेंट के बीच में अगर मीटिंग में बैठे तो वो ये कह सकें कि देखो ये जो है ना गोरा चिट्ठा नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का है, दूर से दिखाई दे रहा है। तो वो इतना कैलकुलेटेड तरीके से मतलब सप्रेस करते हैं कम्युनिटी को, इतनी कैलकुलेटेड करते हैं कि अगर कोई एससी एसटी का बंदा इंटरव्यू में अच्छी तरह से परफॉर्म कर देना तो वो उसको लेंगे नहीं। उनको वो चैलेंज करने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको डिपार्टमेंट में ले लिया तो ये चैलेंज करेगा
इसलिए इसको नहीं लेना। वो ऐसे बंदे को रिक्रूट करेंगे वहां पे इंटरव्यू में इंडिया के अंदर कि जिसको वो आसानी से दबा सकें, जिसको रोक सकें, जो अधिकार ना मांग सके। ये वहां की सिचुएशंस हैं बेसिकली। तो हमें ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए भी आगे बढ़ना है, बस देखना ही नहीं है। बताइए और कोई क्वेश्चन? सर +2 नॉन मेडिकल के बाद आपने एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं, आफ्टर वही मैं आपको वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। +2 के बाद में आप एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। आप यहाँ पे MBA में आ सकते हैं, आप मास्टर करने के लिए आ सकते हैं। आप यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर इंग्लिश अच्छी है तो MA इंग्लिश मास्टर इन इंग्लिश में कर सकते हैं, और आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। तो जितने भी वहां पे इंडिया में जो सब्जेक्ट है ना, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी हैं। तो +2 के बाद में अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर करना है तो इंग्लिश लिटरेचर में आप कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट इंडिया में है वो यहाँ पर सब कुछ है। आप किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, बरसते आप इसकी यहाँ की एडमिशन की क्वालिफिकेशन पूरा करें। तो +2 के बाद में जो सेट होता है ना, स्पेशलाइज ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और SAT, वो आप निकालें तो उसके बाद यहाँ की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनको तो मनी से मतलब है। क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है US की, ये बहुत बड़े बड़े इनकॉर्पोरेशंस हैं। ये बेसिकली इनकी इंडस्ट्री है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है US का, ये इनका एक कंपनी सिस्टम है। ये ऐसा नहीं है कि इनका जैसे कॉलेज है, ये इनके अर्निंग के सोर्स है, इंडस्ट्री है इनकी। जैसे आप येल का मैं आपको बजट बता देता हूं, तो हार्वर्ड जो है वो करीब $40 बिलियन का बजट है पर ईयर का। तो येल यूनिवर्सिटी का $35 बिलियन का बजट है, जबकि $35 बिलियन किसी कंट्री का बजट होएगा, सोचिए। लेकिन यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का बजट इतना होता है। तो ये इनकॉर्पोरेशंस हैं, ये अपने आप में बैंकिंग सिस्टम है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है +2 के बाद में, या अंडर ग्रेजुएशन में या मास्टर में, तो ये उसके टैलेंट्स के अनुसार, अगर वो बच्चे में टैलेंट्स है तो यूनिवर्सिटी खुद भी लोन दे देती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कभी कुछ लोग बच्चे डरते होंगे कि नहीं हमारा एडमिशन हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे। अरे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये येल यूनिवर्सिटी भी लोन देती है खुद। आपको 10 ईयर का 30 ईयर का लोन मतलब यूनिवर्सिटी खुद दे देती है। तो यूनिवर्सिटी खुद अपने आप में बैंकिंग सिस्टम है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये दूसरे जो लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर, जो इलाइट कम्युनिटी है, उनको पहले से ही पता है, क्योंकि उनके लोग यहाँ पर पहले से हैं, उनके प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हुए हैं पहले से ही, वो अपने बच्चों को गाइड कर देते हैं। सोचिए, जब गाइड कर देते हैं तो उनको पता है कि भाई एडमिशन होना कठिन है, पैसा तो मैनेज हो जाएगा लेकिन एडमिशन होना कठिन है बेसिकली। तो मेन चीज है कि एडमिशन सिक्योर करना है, और एक बार एडमिशन हो जाता है तो पैसे का तो कुछ ना कुछ होता है। पैसे का तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एसोसिएशन, सोसाइटी या कोई ना कोई तो रास्ता निकल के आता ही है ना। लेकिन एडमिशन तो होए पहले कम से कम। हाँ जी तरुण जी बताइए। और सर फोटोग्राफी के फील्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन फोटोग्राफी के फील्ड में कोई? हाँ जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए इस कंट्री में, जैसे हमारे कंट्री में जो बिजनेस है ना, वो बड़ा एक परिवार से ही रिलेटेड होता है। कि अगर कोई मूवी इंडस्ट्री है तो वहां की जो मूवी या बॉलीवुड है, उसका एक परिवार या बस एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का कब्जा है या कंट्रोल में। लेकिन इस कंट्री में ऐसा नहीं है। इस कंट्री के हर सिटी में, हर टाउन में मूवी बनती है, क्योंकि यहाँ पर मूवी मेकिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो कोई बहुत कॉस्टली नहीं होते। यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी मूवी बनती है, न्यू जर्सी में भी मूवी बनती है। तो यहाँ पे बहुत स्कोप है, और यहाँ पे करीब 1000 मूवी बनती है हर साल। तो इस कंट्री में एक्टिंग, ड्रामा,
लिटरेचर का भी बहुत भारी स्कोप है, बरसते आपको किसी तरीके से एंट्री हो जाए तो इस कंट्री में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड की, किसी भी एरिया की इस कंट्री में कमी नहीं है। हर फील्ड का स्कोप है इस कंट्री के अंदर, हर फील्ड का स्कोप। सोचिए, क्योंकि इतना ज्यादा फैला हुआ है ये कंट्री, इतना ज्यादा एक्सपेंशन है यहाँ पर कि यहाँ पे हर आदमी को जॉब दे देंगे ये लोग, हर फील्ड में जॉब दे देंगे। ये सोचिए, क्योंकि हम लोग अपने वहां सोचते हैं कि नहीं हमने तो मेडिकल कर लिया तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर के कम से कम 100 से ज्यादा लाइन ओपन होती है डॉक्टर के लिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, यहाँ पे रिसर्च है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप कम से कम यहाँ 10-20 डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आपको कंपनी खोलनी है इंडिया में तो आपको पता चला बहुत सारी दुनिया भर के गवर्नमेंट के ऑफिस और दुनिया भर के तामझाम करने पड़ेंगे, और पता चला यहाँ पे $100 में ही आपने कंपनी रजिस्टर्ड करी और कंपनी खोल दी। तो यहाँ पे आप गैरेज में कंपनी खोल लेते हैं, अपने कार के गैरेज में कंपनी खोल लेते हैं, कहीं भी कंपनी खोल सकते हैं। मतलब आपके अंदर टैलेंट्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्री है ये टैलेंट्स की कदर करता है बेसिकली। सोचिए। ठीक है सर, आपने सर काफी अच्छी जानकारी प्रोवाइड की हमारे बच्चों को। तो हर सब्जेक्ट का स्कोप है यहाँ पे, हर सब्जेक्ट का स्कोप है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसका स्कोप ना हो, हर सब्जेक्ट का स्कोप है बेसिकली। आफ्टर कॉमर्स सर, बैचलर इन कॉमर्स के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कॉमर्स वाला बच्चा है, हाँ कॉमर्स वाला जो बच्चा है उसके यहाँ पे ना, जो ये कॉमर्स वाली जो साइट है ना, जो इकोनॉमिक्स है या मैनेजमेंट है, जो एमबीए वाला, उसके बहुत सारी यहाँ लाइन खुल जाती है बेसिकली। या कॉमर्स में करने के बाद वो सीधा इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं यहाँ पर। और ये कॉमर्स के साथ साथ जो आजकल ना डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट का पिछले 5 साल से बड़ा बूमिंग है, मतलब ये, अदरवाइज तो स्टैटिस्टिक्स वालों को कोई पूछा नहीं करता था, लेकिन ये डेटा साइंटिस्ट बड़े आराम से, या 100 से 200,000 चल रहा है एनुअल उसका, डेटा साइंटिस्ट का। तो ये सब जो इकोनॉमिक्स वाले हैं ये भी डेटा साइंटिस्ट में एंट्री कर जाते हैं बेसिकली। जो कॉमर्स वाले हैं ये भी डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं यहाँ पर आकर, सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर से लिंक हो रहा है, हर चीज को कंप्यूटर से लिंक कर दिया। अगर आप हिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस जा रही है वहां पर भी, आप ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस जा रही है, आप लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स को भी इन्होंने कंप्यूटर लिंक किया हुआ है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाता है सॉफ्टवेयर का। तो अगर कोई कह दे कि मैं सोशियोलॉजी में मास्टर किया हूं, सोशियोलॉजी वाले को भी यहाँ पे कंप्यूटर आना मस्ट है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर वो भी सोशियोलॉजी की रिसर्च नहीं कर सकता। तो यहाँ कंप्यूटर की इतनी रिक्वायरमेंट हो गई, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो कॉमर्स वाले को अगर साथ में कंप्यूटर भी आता है ना तो उसकी चांदी है। सोचिए, तो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, ये दो ऐसी एक रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ की कि अगर दोनों आपको आती हैं, इंग्लिश तो आपको इंटरव्यू फेस कराएगी, और कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आपको सब कुछ आता है, कि आपको पता है कि अमेरिका कैसे जाना है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, कैसे सब कुछ करना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। Sir, after MBA with 3-year experience, how to enter in America? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एमबीए वालों को यहाँ पे या तो डायरेक्ट एमबीए में आने की जरूरत होती है, जो जीमेट के थ्रू आते हैं, जीमेट और जीआरई। तो एमबीए की डिग्री अगर मास्टर करना है एमबीए, तो यहाँ जीआरई भी एक्सेप्ट हो जाती है और जीमेट भी एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। तो अगर आप एमबीए वहां से कर लिए और दोबारा एमबीए नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे पीएचडी में आए, मैनेजमेंट में, पीएचडी इन मैनेजमेंट में करें, समझे। तो हो सकता है कि आपने अगर मैनेजमेंट की ही जॉब करनी है तो आप एमबीए के थ्रू नहीं, आप पीएचडी के बाद कर लें। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है
कि लोग कहते हैं ना पीएचडी की डिग्री तो प्रोफेसर बनने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पीएचडी की डिग्री तो जैसे आपको एंट्री करने के लिए है ना इस कंट्री में, कि वो तो आप एंट्री की है। पीएचडी करने के बाद में आपको कंपनी में जाना है, आप कंपनी में जाइए, मत करिए आप जो आपको जरूरत ही नहीं है आपको प्रोफेसर बनने की, आप सीधे कंपनी में जाइए। क्योंकि मैंने देखा येल से या हार्वर्ड से, या अभी हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, रवि जी जानते हैं उसको, सलमान शेख, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कोलंबिया से पीएचडी किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सीधे कंपनी में चले गए थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करने के बाद सीधे प्रोफेसर बने, आप कंपनी में जा सकते हैं, आप सीधे गवर्नमेंट के ऑफिस में जा सकते हैं। एक और हमारे पंजाब के हैं इंद्रजीत सिंह, तो इंद्रजीत सिंह उनकी एज है 90 ईयर ओल्ड, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो वो 1958 में वो पुणे में जो एनडीए है वहां से उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन किया था, एनडीए। उसके बाद में बोले यार मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था राजवीर, तो मैं आर्मी से निकाल दिया मुझे, मैं आगे कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन हमारे कोई जानने वाले थे तो उन्होंने बोला कह रहे तुम अमेरिका आ जाओ, तो मैं अमेरिका आ गया। तो वहां से उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से मास्टर किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद उनका हार्वर्ड में पीएचडी में हुआ 1960 में। फिर कह रहे कि मुझे हार्वर्ड का जो पसंद नहीं आया तो मैं येल में आया पीएचडी करने के लिए। तो येल में पीएचडी की उन्होंने 1965 में। फिर उनके बाद उन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे 3 साल। वो छोड़ने के बाद वो यहाँ सिटी जॉब में रहे, न्यूयॉर्क सिटी में, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो न्यूयॉर्क सिटी की जॉब है, सिटी जॉब में उन्होंने 25 साल या 35 साल नौकरी की, और वहां इलेक्शन तक भी फाइट किए, मतलब इलेक्शन फाइट किए, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन तक भी फाइट किए। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर ही बनिए, आप जो सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर गए वो। तो ये मैं आपको एक उनकी स्टोरी बता रहा हूं, वो 1958 में यहाँ पर आए थे। तो बेसिकली इस कंट्री में कोई किसी को रुकावट नहीं होती, किसी का कोई रोकता नहीं है। आप एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, आप फील्ड बदलते चले जाते हैं यहाँ पर। बताइए और कोई क्वेश्चन? जैसे मैं आपकी कंप्यूटर साइंस वालों को ही बता रहा हूं, अक्सर ये देखने को मिल रहा है कंप्यूटर साइंस में कि जो 10 ईयर लोग जॉब कर लेते हैं कंप्यूटर की, या 5 साल कंप्यूटर की जॉब कर लेते हैं, लेकिन उसके 5 साल जॉब करने के बाद कंप्यूटर की फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार कुछ आगे करना चाहिए, तब वो एमबीए में जाते हैं। तो येल, हार्वर्ड में या एमआईटी में जो एमबीए वाले जो बच्चे हैं ना, वो बेसिकली 10 साल पहले जॉब कर चुके होते हैं, या 5 साल वो कंप्यूटर साइंस की जॉब कर चुके होते हैं, और उसके बाद उन्हें कंपनी की बड़ी पोजीशन पे जाना हो तब वो जाते हैं बेसिकली। सोचिए। तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, रघुराम राजन जो पुराने फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, तो वो भी मतलब यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं। सोचिए, वो आईआईटी के बैकग्राउंड के भाई, ये लोग आईआईटी से आए, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ा और एमबीए में घुस गए। इसी तरह से जो अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हैं नितिन लाहोरिया, तो वो भी आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद वो एमबीए में घुस गए, अब हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं वो सीधे। देखिए, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे फील्ड बदलना बहुत आसान है इस कंट्री में। और मैं बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो इंडिया में आईएएस ऑफिसर थे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी खुद बताया कि वो भी आईएएस सेलेक्ट हो गए थे। तो इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे लोग देखे जो आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन वो वहां से छोड़ के इधर मतलब आ गए और इधर इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये जो अगर आपके इंडिया के कुछ बड़े बड़े नेता भी देखोगे ना, जैसे ये शिवराज चौहान, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और ये जयराम रमेश, ये सारे के सारे यहीं के पढ़े लिखे लोग हैं। ये बेसिकली ये पी चिदम्बरम हार्वर्ड से एमबीए है, तो जो कपिल सिब्बल जी है ना, ये हार्वर्ड से लॉ ग्रेजुएट हैं। सोचिए, तो जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं उनके लिए ये ब्रांड भी चलता है बेसिकली यहाँ पर कि भाई कौन कहां से पढ़ा है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर किसी के बच्चे में, अगर किसी में पैसा है, सामर्थ्य है ना, तो वो अपने बच्चे को टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की कोशिश करे। सर, रजिंदर कौर एक क्वेश्चन पूछना चाहती है, रजिंदर कौर लड़की।
हाँ जी। राजेंद्र कौर प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे। राजेंद्र कौर, राजेंद्र कौर जी अपना क्वेश्चन पूछ लें, जो भी पूछना है पूछ लें, आप बता दें उनके क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। सर सेंड नहीं किया उन्होंने, मैं देखता हूँ। बताएं। अभी इसको माइक ओपन है। संजीव पाल को करिए अनम्यूट, संजीव पाल को। हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग हाँ जी सर। संजीव पाल जी। हाँ जी, हाँ जी सर आई जस्ट वांट बोलो टू बोलो कंफर्म। संजीव पाल जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलें। संजीव पाल जी वेट प्लीज। यस संजीव पाल जी पूछे। Sir, I संजीव have पाल the जी अपना market. क्वेश्चन I पूछे। have the experience of 3 years in the marketing field. हाँ जी, So, sir, how I can enter in the USA or any other ranked universities or any institution? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आपको MBA है, आप मार्केटिंग में ना? हेलो। Yes, हाँ sir. हाँ, तो देखिए क्या है कि पहले Yes, तो sir. अपनी मार्केटिंग वाली जो जॉब है उस जॉब को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी का सवाल रहेगा, मनी वहां से आती रहेगी। उसके साथ साथ आप ना तैयारी करते रहें। आपको जीमेट निकालें, आप जीमेट निकालें या GRE दें, आपका स्कोर Okay, स्कोर अच्छा आना चाहिए आपका। क्योंकि अगर जीमेट में 800 है ना, तो अगर आपके 800 में से अगर आपका परसेंटाइल 750 आ जाए या 780 अगर आपका परसेंटाइल आ जाए ना, तो हो सकता है कि आपको ट्यूशन फी ना देनी पड़े। लेकिन आपका 800 में से 700 के राउंड है या नीचे रह गया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा बेसिकली। तो ये जीमेट का एक वो होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग, मैंने कहा ना, टैलेंट्स की कदर करते हैं। अगर किसी बच्चे का 800 में से 790 है अगर परसेंटाइल, तो पता चला Okay, sir. यूनिवर्सिटी ना उसकी ट्यूशन फी ही एग्जेम्प्ट कर देती है। इसलिए कि यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा आगे चल के हमारा नाम करेगा, इसे हम अपने यहाँ पे खींच लेते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में खींच लेते हैं और इसको हम फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारा नाम करेगा। एक दिन ये बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएगा और बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद में ये फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएगा, हमारा पैसा वापसी दे देगा 20 साल बाद, 30 साल बाद ये पैसा डोनेट कर देगा, ये पैसा कमा लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा न्यूई जो पेप्सी कोला की सीईओ थी, जो कोको को, ये पेप्सी की जो कंपनी है, इसकी जो सीईओ थी ना, वर्ल्ड की जो सीईओ थी इंदिरा न्यूई, वो येल यूनिवर्सिटी से, येल यूनिवर्सिटी से MBA थी 84 में, 1984 में MBA थी। तो बाद में जब येल में जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बना है, तो उसने भी $50,000 दे दिया, अपने नाम से कमरा ही बनवा दिया वहां पर। तो बेसिकली ये लोग इस तरह से करते हैं यहाँ पर कि इनको लगता है कि कोई बहुत जीनियस है या बहुत टैलेंटेड बच्चा है, चलो उसे अपने यहाँ खींच लो, बाद में 20 ईयर बाद में या 30 ईयर बाद में हो सकता है वो पैसा दे दे। जैसे अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, येल में फेलोशिप है मालती सिंह फेलोशिप फॉर वुमेन, कि वो एक लड़की के लिए फेलोशिप है, मालती सिंह। तो दिनकर सिंह कोई यहाँ से MBA किए थे कोई 90s के आसपास, तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे, मुझे इनिशियली तो ऐसा लगा कि ये मनमोहन सिंह की फेलोशिप है, लेकिन जब गूगल किया तो पता चला कोई इंडियन था, MBA किया था, उसने अपनी वाइफ के नाम पे फेलोशिप खोली लड़की के लिए। तो वो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई येल के अंदर 2 साल की फेलोशिप है मालती सिंह फेलोशिप बेसिकली। इसी तरह से ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी है वहां पर बॉस्टन में, तो वहां पे हमारे प्रोफेसर थॉरट साहब ने ब्रांडाइज के लोकल प्रोफेसर से मिलके हमारे लोगों के लिए 2 फेलोशिप वहां पे बनाई, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 2 फेलोशिप, एक मास्टर करने के लिए
और एक पीएचडी करने के लिए। तो इस तरह से कोशिशें चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जॉब करते रहिए और जॉब के साथ साथ आप जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम और जीमैट और टॉफिल की तैयारी करते रहिए और अपनी साइनॉप्सिस बनाते रहिए एडमिशन की, कि भाई गूगल करते रहिए, पढ़ते रहिए गूगल पे, और फिर एप्लीकेशन आप डालने स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ 1 साल पहले एप्लीकेशन भरने लगते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। तो आप एमबीए वहां से कर लिए हैं तो आप पीएचडी के लिए एंट्री करिए यहाँ पर। हाँ सर, एक मेरे पास एक और क्वेश्चन है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, इज देयर एनी यूएस बीएससी एग्रीकल्चर? बिल्कुल सही है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, और इसके ना यहाँ 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी सिस्टम है और कॉलेजेस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट है ना, जहाँ वहां पे रवि महेश जी है, रवि महेश जी के घर से कोई 50 माइल की दूरी पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट एमहर्स्ट। वो एग्रीकल्चर का कैंपस है और वहां पे हरियाणा के एक ओम प्रकाश धनखड़ हैं। ओम प्रकाश धनखड़ वो एनडीआरआई करनाल से आए हैं, करनाल से वो पढ़े हैं एग्रीकल्चर में और वहां पे प्रोफेसर हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का यहाँ पे बहुत स्कोप है, बरसते ये कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट एमहर्स्ट है उसकी 4th रैंक है पूरे वर्ल्ड लेवल में। जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो एग्रीकल्चर के लिए 4th पोजीशन पे आती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर का भी, बरसते आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे एंट्री करने हैं। तो आप एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है बहुत आसान कि आप एजुकेशन के थ्रू आप एंट्री करें मास्टर करने के लिए या पीएचडी करने के लिए, कि भाई डॉक्टर इन फिलोसॉफी पीएचडी की डिग्री के लिए एंट्री करें। तो वो आसान तरीका है बेसिकली। या और यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस की बहुत कंपनी है। अगर आप ये कहना कि आपको टीचिंग में नहीं जाना, तो यहाँ पे देखिए जो एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री है, जो फूड कारपोरेशंस है, या जो होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जो एग्रीकल्चर साइंसेस वाले जो लोग हैं, ये फूड कारपोरेशंस और इसमें जाते हैं आपके होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि होटल का भी कुछ वहां पे पोर्शन वो करते हैं, वो न्यूट्रिशन, होटल, फूड टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़े बड़े यहाँ सब्जेक्ट हैं बेसिकली। Graduation in humanities and diploma holder, is there a job in USA after graduation in humanities and diploma in ITI builder? हाँ, देखिए ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास फिर कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर जो एमफिल पीएचडी वाला है ना, जो पीएचडी वाली लाइन है वो आसान है बेसिकली, क्योंकि यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जो भी साइकोलॉजी या जो भी मतलब सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट हैं। और उन सब्जेक्ट में जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है ना, वो पीएचडी नहीं करना चाहती। यहाँ के कुल 1% लोग भी पीएचडी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब मिल जाती है उनको। इवन आप देखिए पंजाब के हैं कितने लोग हैं जिनके बच्चों ने हाई स्कूल पास किया है, लड़कियां तो पास कर जाती है, लड़के तो हाई स्कूल भी नहीं करते यहाँ पे, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे अगर हम पंजाब के ही लोगों को लें तो उनके बच्चे हाई स्कूल भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो अंडर ग्रेजुएशन कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, उसी के बेस पे ही उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन फिर यहाँ की हायर एजुकेशन का क्या चक्कर है? यहाँ की जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें है 90% इमिग्रेंट है बेसिकली। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें जो पॉपुलेशन है ना 90% वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है ना वो अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी करने लगती है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती। तो आपको एमफिल पीएचडी की तरफ को जाना है, हायर एजुकेशन की तरफ को जाना है। तो हायर एजुकेशन की तरफ में
अगर आपने ह्यूमैनिटीज में किया है तो मैं तो कहूंगा यार लॉ करने की सोचो ना, ये हार्वर्ड में लॉ में एंट्री करो ना, भाई लॉयर बनो यहाँ पे आके। भाई आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं गए तो आप लॉ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है या एलएलबी की जो रिक्वायरमेंट है उसको एंट्री उसमें उसकी पूर्ति करो यहाँ पर, और लॉयर बनो यहाँ पे। और लॉयर का तो यहाँ पे पता है आपको, रवि महेश बता देंगे कि लॉयर का यहाँ कितना कितना जबरदस्त है। यहाँ पे तो बस यही चक्कर में रहते हैं कि कब किसको शू करना है, जरा सी खरोच आ जाए तो पता चला उसमें $1 मिलियन से शू कर देंगे। तो यहाँ लॉयर का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ह्यूमैनिटीज करने के बाद अगर आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं तो वो लॉ में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। सर कानून की डिग्री में आए वो। इंडिया में जिसने एलएलबी कर रखी है उसके लिए कैसे एंट्री हो सकती है? उसके लिए यहाँ मास्टर इन लॉ में एंट्री हो सकती है। अरे हमारे बाबा साहब भी तो यहाँ मास्टर इन लॉ करने आए थे ना। और मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है ना योगेश त्यागी, वो लॉ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, लेकिन उसकी जो मास्टर इन लॉ है वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है ना अभी योगेश त्यागी, वो लॉ यहाँ से मास्टर है, सोचिए लॉ में। तो बेसिकली यहाँ पे स्कोप बहुत है, बस कोशिश करना है, बस सब्जेक्ट बहुत है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के थ्रू भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं। बहुत अच्छे सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी आज। नहीं लॉ बच्चे जुड़े थे, मैंने भूल रहा था, ये हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। हमें नर्सिंग भी दिमाग में आ रहा था, हम लोगों को बी फार्मा आ रहा था, मेडिकल की डिग्री आ रही थी, लेकिन लॉ जो है वो लास्ट में दिमाग में आया। सोचिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिलवाया कि लॉ में क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो एनी हाउ सर, आ गया जी। हाँ जी। इज देयर एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कुलदीप सिंह जी। सर मैं कुलदीप सिंह जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। सर मैंने जी। ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट्स में, और मैं एमआर की जॉब कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। उससे पहले एफएमसीजी सेक्टर में था। हाँ जी। तो क्या आगे स्टडी के लिए या फिर जॉब की रिगार्डिंग किस तरह कर सकते हैं सर? सर कुलदीप जी, मैं तो यही कहूंगा, एजुकेशन एक बहुत आसान तरीका है इस कंट्री में एंट्री करने का। बस आप एजुकेशन के थ्रू, यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू आप एंट्री करिए। बाद में चाहे 1 साल बाद आप छोड़ दो उसे, क्योंकि एक बार कंट्री में एंट्री कर गए ना आप, उसके बाद में आप जॉब भी करते रहना और पढ़ते भी रहना। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना बड़ा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे मास्टर की डिग्री होती है ना 2 साल में, यहाँ पे बच्चे जॉब करने के चक्कर में मास्टर की डिग्री को 6 साल में करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो ना उसको वीजा को मेंटेन करते रहते हैं। क्योंकि वो जो मास्टर की डिग्री के अगर 64 क्रेडिट हैं, तो 64 क्रेडिट को वो क्या करते हैं, 3-3 क्रेडिट लेते जाएंगे, तो टाइम तो जॉब करते जाएंगे उसी बीच में। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसमें इतने लूपहोल हैं, इतना मतलब सिस्टम फ्लेक्सिबल है कि एक बार इस कंट्री की जमीन में आप आ जाओ ना, तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकलने लगता है बेसिकली। नहीं सर, उसके लिए क्या रास्ता है? तो एजुकेशन के थ्रू ही कुलदीप जी, उसके लिए क्या रास्ता है? एडमिशन के थ्रू करें। उसके बाद यहाँ पे ये एडमिशन है किसी भी सब्जेक्ट में। और क्योंकि देखिए, मैं तो वैसे भी बताता, जैसे हमारे अपने लोगों को किसी को अमेरिका घूमना है तो लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। भाई कैसे आ रहे हो, क्यों जा रहे हो? कोई कहेगा जी मैं तो शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, लेकिन शादी पे तो रिजेक्ट होते हैं वीजा, मैंने खुद देखे हैं वहां। लेकिन वहीं पे जो हमारे लोगों ने एसोसिएशंस बना रखी हैं बहुत सारी, उन एसोसिएशंस के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम कोई कॉन्फ्रेंस करा रहा है, कि जैसे मान लीजिए ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ अंबेडकर। तो वो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे जब ऑफर लेटर जाता है ना कि साहब कुलदीप जी इंडिया में ये काम कर रहे हैं और ये हमारी कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, इनको 15 मिनट इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो वह यूएस एम्बेसी में ना वीजा मिल जाता है लोगों को, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़े बड़े तरीके हैं बेसिकली एंट्री आने के। मैंने खुद वीजा लगवाए लोगों के, मैंने खुद अपने जान पहचान के लोगों के, जब वो डायरेक्ट गए इवन दो ही जे IPS ऑफिसर, जब वो डायरेक्ट गए और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं और मुझे US घूमना है, तो उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। सोचिए, हमको पता चला तो हमने कहा यार ये तो कोई तरीका नहीं था, चलो इनका नाम डलवा देते हैं किसी स्पीकर की लिस्ट में। जब स्पीकर की लिस्ट में नाम जाएगा तो बेसिकली उनको वीजा मिल गया। सोचिए, तो तरीके ये होते हैं कुलदीप जी। अगर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यॉर्क यूनिवर्सिटी या न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई स्पीकर की लिस्ट में नाम डाल दे कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप उसमें ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपको वीजा मिल जाएगा आराम से। और फिर आप एक्सप्लोर कर लें। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट आते हैं तो मेडिकल के स्टूडेंट सीधा कहते हैं साहब मुझे तो ऑब्जर्वरशिप करनी है कि MBBS किया है मैंने, आई जस्ट फिनिश माय MBBS, नाउ आई वांट टू डू सम ऑब्जर्वरशिप इन US बिकॉज आई वांट टू गो फॉर US। तो वो दे देते हैं वीजा। मतलब कोई ना कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका कोई पर्पज होना चाहिए कि भाई आपको क्या पर्पज है। तो अगर आप कोई कंपनी में MR हैं और कंपनी के थ्रू आपको वीजा मिलता है तो मिल जाएगा आपको, आप घूम के आए हैं, एक्सप्लोर कर लें। ठीक है। और सर एक चीज ये पूछनी थी सर मैंने, इसके लिए एज और गैप का क्या मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे ना इस कंट्री में कोई ज्यादा मैटर नहीं करती एज। गैप सर? गैप का भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप एडमिशन की साइनॉप्सिस बनाते हैं ना, तो साइनॉप्सिस में ये वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर लेते हैं उसको कि भाई आपने अगर मान लीजिए 3 साल का गैप हो गया तो वो गैप नहीं है, क्योंकि आपने तो जॉब किया, आपको तो एक्सपीरियंस में काउंट हो गया। तो आपको जब एडमिशन की साइनॉप्सिस बनानी है तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जब एडमिशन होता है तो उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लगता है। एडमिशन की प्रोसेस में पर्सनल स्टेटमेंट, तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप गूगल करोगे, गूगल करो और गूगल पे लिखना हाउ टू राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट, तो आपको लिखने उसमें पता चलेगा कि जो औरतें होती हैं, लड़कियां हैं, और उनके 5 साल का गैप हो गया तो पता वो सीधा सीधा क्या लिखती हैं, ओ मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे, बच्चे छोटे थे इसलिए मैंने 5 साल का गैप ले लिया। तो दे अंडरस्टैंड दिस कि भाई उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अब वो पढ़ना चाहती है, लेट्स उसको मौका दो। तो इसी तरह से आप भी जब एडमिशन की साइनॉप्सिस बनाते हैं तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही हो फैमिली की, या आपकी कोई बीमारी रही हो, फादर की रही हो, कुछ बिजनेस में घाटा रहा हो, कुछ रहा हो, आप अपनी साइनॉप्सिस में ईमानदारी से वो लिखिए। किसी ना किसी को तो पसंद आएगा ना, आपकी जो अर्जी है वो किसी ना किसी को पसंद आएगी, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पर्सनल स्टेटमेंट में जाता है वो। ओके सर, अगर हम जैसे MA, जैसे अब ग्रेजुएशन कर रखी है ह्यूमैनिटीज में, तो आगे MA हिस्ट्री वगैरह कुछ उसके रिगार्डिंग भी कर सकते हैं अगर 8-10 साल का गैप हो गया हो? MA कम से कम तुम 25 सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो है सर, बस MA का पूछ रहा हूँ, मास्टर्स का। नहीं, ये बताओ आपका अंडर ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट में? सर आपके सब्जेक्ट बताओ ना। सर पॉलिटिकल साइंस, हाँ जी, हिस्ट्री, हाँ और सोशियोलॉजी। हाँ जी, तो देखिए आप सोशियोलॉजी में भी कर सकते हैं, और सोशियोलॉजी में है मास्टर इन सोशल वर्क होता है MSW, और सोशियोलॉजी में आप यहाँ MPhil PhD भी कर सकते हैं, आगे मास्टर में एंट्री कर सकते हैं सोशियोलॉजी में। और क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी, बहुत सारे यहाँ सब्जेक्ट खुल जाते हैं। और हिस्ट्री में भी आ सकते हैं यहाँ पर, समझे? तो हिस्ट्री में US में भी आ सकते हैं, उधर आप इंग्लैंड वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हैं मास्टर के लिए, और उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ना 3 साल का नहीं 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपको 1 साल का वहां पर मास्टर करना पड़ेगा, 1 साल का। तो आपको MA फर्स्ट ईयर में वहां एडमिशन लेना पड़ेगा US के लिए, क्योंकि US में 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन होता है। तो
तो 1 साल का ब्रिज कोर्स बोलते हैं ये लोग वहां पर। तो अगर आप बीए हैं तो आप 1 साल का एमए वहां करिए, तब यहाँ पे आप दोबारा से मास्टर में एंट्री करेंगे। ओके सर, ओके, ये भी रिक्वायरमेंट है बेसिकली यहाँ की, ठीक है सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन है, यहाँ 4 साल का है, तो 1 साल वहां एक्स्ट्रा करना होता है हमें मास्टर। और सर फाइनेंशियली कितना बजट लग जाता है यानी? हाँ देखिए, जो साइंस इसके कोर्स हैं, जैसे किसी एमएससी में आना है, पहले मैं आपको एमबीए का बताता हूँ। जो एमबीए में हार्वर्ड वगैरह की जो फीस है वो $160,000 है 2 साल की। तो येल वगैरह की जो फीस है, येल यूनिवर्सिटी की, वो 150,000 डॉलर ट्यूशन फी है। लेकिन ऐसे ये मैंने जो टॉप की यूनिवर्सिटी है उनकी मैंने बता दी आपको, लेकिन थोड़े मीडियम लेवल पे आओगे तो यहाँ पे एमबीए की फीस 2 साल की 20,000 भी हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर भी है ब्रांड चलता है। अगर आपने एजुकेशन ली है कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ली है तो फिर आपके चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। तो बाकी यहाँ पे मास्टर करने के लिए आप ये सोचिए कि अराउंड $40,000 मान के चलिए कि आपको 40,000 से $50,000 खर्च करना पड़ सकता है, मिनिमम है ये यहाँ पे। मतलब ये कम से कम है, कम से कम ये मान के चलिए बजट के 60 या $70,000 आपके हाथ में होना चाहिए जब आप बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बाकी ये होता है कि कभी कभी ये लोग अंदर भी जॉब दे देते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जॉब दे देते हैं, आवरली बेसिस पे स्टूडेंट को जॉब दे देते हैं कभी कभी, कि भाई चलो थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लो। फिर यहाँ पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है, अगर आप न्यूयॉर्क में आते हैं तो न्यूयॉर्क में रहने का जो खर्चा है ना वो करीब $1,500 या $1,200 पर मंथ का खाली रहने का खर्चा आता है एक बंदे का। लेकिन वहीं पे आप यहाँ के किसी छोटी मोटी गांव की यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक कमरा लेंगे रेंट में तो आपको $1,000 का रेंट पे कमरा मिलेगा। लेकिन उतना ही कमरा, उतना ही रूम अगर आप इलिनॉय में हो या के रूरल एरिया में हो तो आपको $200 में मिल जाएगा पर मंथ। बल्कि कुछ भाई साहब तो ये भी कह देंगे, अरे यार तुम्हें जो देना वो देते रहना, हमारे घर को संभाल के रखो, क्योंकि घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर। लेकिन न्यूयॉर्क में कोई फ्री नहीं रखेगा, न्यूयॉर्क में तो $1,000 पर मंथ देना ही होगा। लेकिन अगर आप इंडियाना में हैं या आप इलिनॉय में हैं या मिजोरी में हैं या छोटे टाउन में हैं या अटलांटा में हैं या जॉर्जिया लुसियाना में हैं तो आपको $200 पर मंथ का एक कमरा मिल जाएगा, एक कमरा। क्योंकि मैं खुद रह चुका हूं, मैं $300 के 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था। $300 पर मंथ, $100 उसका बिजली का खर्चा आता था, गैस का, बिजली का, और $300 का बहुत बड़ा अपार्टमेंट था, एक गांव था मिसूरी में छोटा सा। तो ये है। लेकिन उतना ही कमरा अगर मैं न्यूयॉर्क में लूंगा तो न्यूयॉर्क में $2,500 का है वो बेसिकली। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पे ये सिस्टम है। अगर आपके छोटे गांव में अगर आप आए हैं, और यूनिवर्सिटी सब जगह होती है, छोटी जगह भी होती है, बड़ी जगह भी होती है, तो सिटी के हिसाब से। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप बहुत जानकारी प्रोवाइड करी। सर आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी हम आपकी कोई भी क्वेश्चन हो सुमन जी, कभी भी 24 आवर कभी भी बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर मेरे से ही बहुत दूर हो गया हो ना, हम आगे अगर मतलब ये और भी बंदे हैं, मतलब मेरे जैसे ना बहुत और भी बंदे हैं, अगर किसी की और भी कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी अगर सुननी हो तो हमारे पास में ना बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने यूरोप से भी पीएचडी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए हैं, इस कंट्री में एमपी किए हैं, और हर एक ही कम्युनिटी के हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी में से भी हैं, खटीक कम्युनिटी में से भी हैं, जाटव कम्युनिटी में से भी हैं, चमार कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी के बंदे हैं। अगर आपको चाहिए तो हर एक कम्युनिटी के बंदे यहाँ पर यूएस में हम अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास में। नहीं सर, आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बोरिंग तो कोई हो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन टाइम का देखना पड़ता है, क्योंकि
ठीक है सर, धन्यवाद बहुत आपका जी। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं यस सर, मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਪਿੰਗ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਪਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ from Canada। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੈ। सतवीर सिंह जी नहीं, मेरा ख्याल ज्यादा आउट हो गया या कुछ हो गया। चलो अगे अपने डॉक्टर सतवीर जी। सतवीर भाई आवाज आंदी? नहीं, मेरा ख्याल आउट हो गया जो किस तरह ना। सुमन साहब अगे चलो जी। हाँ जी, ਸੱਗੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਨ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਸਿੰਘ। हाँ जी, हो गया जी। नहीं होए नहीं। देखो तो हम देखो आगे होनी है। ठीक, हाँ हो गया जी। नहीं हाँ सर, हो गया जी, हो गया, हो गया जी। सारे साथियों ਨੂੰ जय भीम जय भारत जी। हाँ जी सर, बोलो जी सरदार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कहा सारे साथियों ਨੂੰ जय भीम जय भारत जी। साथियों, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर साहब ने अज राजवीर सिंह ने बहुत ਵਧੀਆ जानकारी दी है, क्योंकि नवी जानकारी दी है कि ਜਿਹੜੇ बच्चे पढ़न जा सकते हैं। अज मेरे को एक बच्चा आया सीगा, मैं उन्होंने घर गया सीगा कि मैं हर पिंड दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 कर चुके आ, पिंड पिंड उन्होंने जाके गाइड करते हैं। जिन्ना मतलब इस पंजाब दे विच ये हालात है कि हर पिंड दे विच 5-4 ही बच्चे आ, उन्हां विच लड़का कोई नहीं है, सब लड़कियां पढ़ियां आ। तो वो एक मैडिकल ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, +2 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਤੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ +2 ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਟਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।
ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ +2 ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਇਬ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ BA 'ਚ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ BA ਤੇ BBA ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਆਲ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.cicnews.com, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ,
ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ PhD ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਸਨਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮਸਾਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਟਵਾ ਏਰੀਆ ਦੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੈਪਿਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 550 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਨਰਸਿਸ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। 6 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ they could not wait that long, so they did not hire anyone. ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਤੱਕ ਹੋ 60,000 ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਮਿਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕੇਜੂਲ A ਰਾਹੀਂ RN BSc ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ US ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। That's what I'm thinking, the best way to go, we have to take things in our own hand. ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, are you still available? I'd like to discuss something with Dr. Rajveer Singh. ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Okay, that's all for now. Maybe next time I'll come up more prepared to discuss more things. And Jai Bhim, Jai Bharat. Okay, Jai Bhim, Jai Bharat. ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ।
हरमेश मानव एडवोकेट जी। मेरा ख्याल अनम्यूट नहीं हो रहा उन्होंने। नहीं मेरा ख्याल है तो सुमन साहब का भी थोड़ा डिसकनैक्टेड हो गया। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸ਼ਕਰਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ER यश लिखा है उन्होंने, ER यश। ठीक है, हो गया जी अनम्यूट। सर जय भीम जी सारे नूं, जय भीम जय भारत जी। हेलो, हाँ जी जय भीम जी। हाँ जी जय भीम जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जय भीम जय भारत जी। हाँ जी सर। सर मैं ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ डिजिटल एजुकेशन ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਟੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਪੈਂਥਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ? ਧਰਮਚੰਦ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਥਰ ਜੀ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਚੰਦ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਨਮਿਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਧਰਮਚੰਦ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਧਰਮਚੰਦ ਬੰਗੜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵ ਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਪ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਰਟਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਟਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-4 ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, USA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ PR ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮਤਲਬ PR ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ IBO NRI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਜਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਜਲਾ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਜਲਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਲਾਅ ਦਾ ਸਕੋਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਦਾ ਸਕੋਪ ਤਾਂ ਹੈ
ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜੇ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮਏ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਰਟਸ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਇਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ BA LLB ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB, BSc IT LLB ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 5 ਇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਅ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। BSc LLB ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਲਾਅ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਲ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 3 ਇਅਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਪ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਕੋਪ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IT ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ BSc IT ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਆ ਰਹੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਦੇ LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ LLB ਜਾਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਲੀਗਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ MNC ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਇਅਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 40% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ 45 ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 45 ਵੀ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 40 ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ 13 ਅਗਸਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ 5 ਇਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਤੇ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। 3 ਈਅਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ UGC ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਈਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ UGC ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ GNDU ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ GNDU.ac ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ NLU ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NRI ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, www.nriibo.com, ਤੇ ਈਮੇਲ ID ਹੈ ibonri@yahoo.com, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਜਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ IBO NRI ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। IBO NRI। अनम्यूट करो जी, अनम्यूट। IBO NRI प्लीज अनम्यूट। हाँ जी साथियों, सुमन साहब आवाज आ रही है? सुमन साहब आवाज आंदी? हाँ आ रही जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, सारे साथियों नूं हाँ जी जो आ रही जी, देश विदेश तो जुड़े हुए हैं ते जय भीम जय भारत। साडे सिखियार्थी ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ IBO NRI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ IBO NRI Gmail ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ yahoo.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ IBO NRI ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ IBO NRI ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ NRI ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ
जय भीम, जय भारत जी।